जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी रचनाओं का जंजाल सीरीज से संबंधित 8वीं क्लास रहेगी। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। प्यारे साथियों, हम जो है इस सीरीज़ के अंतर्गत ऐसी रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो एक जैसी लगती है, लेकिन उनके रचनाकार जो हैं अलग अलग होते हैं। ये रचनाएं जब परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें डाउट हो जाता है कि यह रचना किस रचनाकार की है। इसी चीज़ को हम इस सीरीज के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि क्लियर कर रहे हैं कि वह रचना किस रचनाकार की है, ताकि आपका उत्तर जो है गलत ना हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि नए साथी भी जुड़ सकें। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम। तो शुरू करते हैं क्लास। साथियों, कुछ साथी मुझसे कल यह पूछ रहे थे कि सर, इन रचनाओं को हम किस प्रकार से अध्ययन करें, यानी कि याद रखें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, हिंदी साहित्य की रचनाओं को दो तरीकों से अध्ययन यानी कि याद रख सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि इन रचनाओं को बार बार पढ़ा जाए, यानी कि इनका बार बार से अध्ययन किया जाए, तब यह हमें याद हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि इन रचनाओं को किसी ना किसी ट्रिक यानी कि किसी ना किसी बात के साथ जोड़ें और उन्हें याद रखें, तब यह हमें याद रहेगी। जो साथी मुझसे पढ़े होंगे वह आज रचनाओं का उत्तर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इन रचनाओं को मैंने उनको ट्रिक से याद करवाया है। ओके जी, तो देखते हैं। नंबर 1 पर आज हमारे पास रचना है। नंबर 1 पर रचना है हमारे पास रेती के फूल। रेती के फूल बहुत ही अच्छी रचना है। यह रचना अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक निबंध है। यह क्या है? एक निबंध है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। मैं एक बार साथियों इस तरफ जो है रचनाओं के 5-6 रचनाओं के नाम लिख देता हूँ, उनकी विधा भी लिख देता हूँ, फिर मैं एक एक कर इन रचनाओं के रचनाकार का नाम आपको बताऊंगा। अगर इस दौरान आपको अगर इन रचनाओं के रचनाकारों के नाम पता है तो आप मुझे उनका उत्तर बताइए, यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर यानी कि मैसेज कर बताएं कि वह रचना किसकी है। ओके जी, इससे आपको याद भी होता जाएगा। नंबर 2 पर रचना है। नंबर 2 पर रचना देखो, अशोक के फूल। अशोक के फूल। यह भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक निबंध संग्रह है। ओके जी, रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 3 पर रचना है शरीष के फूल। रचना का नाम क्या है? शरीष के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक निबंध है। यह क्या है? एक
निबंध है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 4 पर आज हमारे पास रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, कमल के फूल। कमल के फूल। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य है। यह क्या है? एक काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 5 पर रचना को देखते हैं। नंबर 5 पर रचना है कागज के फूल। कागज के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 6 पर रचना देखते हैं। बहुत ही अच्छी रचना है। जूही के फूल। जूही जूही के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक एकांकी है। यह क्या है? एक एकांकी है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 7 पर रचना देखते हैं। रचना का नाम है गुलाब के फूल। गुलाब गुलाब के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या है? एक कहानी है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 8 पर रचना देखते हैं। रचना का नाम है नीम के फूल। बहुत ही अच्छी रचना है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। नीम के फूल। 8 नंबर पर रचना है नीम के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कहानी संग्रह है। यह क्या है? एक कहानी संग्रह। इसके रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। एक एक रचना का नंबर डालकर उत्तर दीजिए। जो साथी मुझसे पढ़े होंगे वह तो इन रचनाओं का जो रचनाकार का नाम है बहुत ही आसानी से दे देंगे, क्योंकि मैंने इन्हें ट्रिक से याद करवाया है। जैसे देखिए, रेती के फूल, यह एक निबंध है और यह निबंध जो है आपको याद आ रहा होगा मैंने कैसे याद कराया है कि रेती से आपने याद रखना था। रेत के फूल के पास कब जाना चाहिए? दिन में। तो यह रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। यह रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी। रेती के फूल जो निबंध है, यह निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी का माना जाता है। ओके जी, याद हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप रचनाओं को याद रख सकते हैं। रेती के फूल यानी कि रेत के फूल कब देखने चाहिए? दिन में। या उनके पास कब जाना चाहिए? दिन में। तो आपको याद हो जाएगी कि यह दिनकर जी की रचना है। अशोक के फूल निबंध संग्रह है। यह बताइए किसका है? मैंने आपको याद करवाया था कि अशोक का एक वृक्ष होता है और उस पर फूल जो हैं हजारों उगते हैं, हजारों फूल लगते हैं। यह रचना किसकी हुई फिर? हजारी प्रसाद द्विवेदी
द्विवेदी जी की। यह रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नंबर 3 पर रचना है सरीस के फूल। यह भी एक निबंध है और यह भी निबंध मैंने आपको याद करवाया था कि अशोक के फूल हो या सरीस के फूल हो, दोनों ही कितने हैं? हजारों हैं। तो यह रचना भी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ओके जी। नंबर 4 पर रचना का नाम है कमल के फूल। यह एक काव्य रचना है। इसको मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि कमल के फूल है जो हमें किसे समर्पित करने हैं? भवानी को, यानी कि भवानी के दरबार में समर्पित करने हैं। तो यह रचना किसकी हुई? आपको याद आ गया होगा। वेरी गुड। यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। ओके जी। नंबर 5 पर रचना है कागज के फूल। यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना बताइए किसकी है? आपको याद आ रहा होगा कि हमने किस प्रकार से याद किया था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कागज के फूल किसके आभूषण हैं? भारत के आभूषण हैं। कागज के फूल भारत में ही बनाए जाते हैं, यानी कि भारत के ही आभूषण बनाए जाते हैं। तो कागज के फूल किसकी रचना हुई? भारत भूषण अग्रवाल जी की। भारत भूषण अग्रवाल जी की। ओके जी। नंबर 6 पर रचना है जूही के फूल। यह एक एकांकी रचना है। इस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जूही के फूल हमें किसे समर्पित करना है? राम को, यानी कि राम के दरबार में, श्री राम के दरबार में समर्पित करने हैं जूही के फूल। तो यह रचना किसकी हुई? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। ओके जी। नंबर 7 पर रचना है गुलाब के फूल। यह एक कहानी है और इस कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। गुलाब के फूल कहानी के रचनाकार का नाम है। हाँ जी, मैंने किस प्रकार से याद करवाया था? हाँ जी, गुलाब के फूल उषा में प्रिय लगते हैं। उषा यानी सुबह में, यानी कि उषा में प्रिय लगते हैं। तो यह किसकी रचना हुई? उषा प्रियवंदा जी की। उषा प्रिय वंदा जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखें। नंबर 8 पर जो रचना है नीम के फूल। यह एक कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। हाँ जी, मैंने आपको किस प्रकार याद करवाया था? नीम के फूल, नीम का वृक्ष देखा है, उस पर नीम के फूल लगते हैं पीले रंग के छोटे छोटे से। और मैंने आपको किस प्रकार से याद करवाया था कि जब नीम के फूल लगते हैं और वह जब किशोर होते हैं तो वह गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो किस प्रकार से याद होगा कि यह रचना जो हुई गिरिराज किशोर जी की। किसकी हुई?
गिरी, गिरिराज, गिरी, गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर जी की रचना है। ओके जी, गिरिराज किशोर जी की रचना है। नीम के फूल कहानी संग्रह जो है गिरिराज किशोर जी का है। हो जाएगा यहाँ तक याद सभी को? ये सभी रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। एक बार फिर से देख लो, आपको याद हो जाएगी। रेती के फूल निबंध जो है, यह निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी का माना जाता है। अशोक के फूल निबंध संग्रह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सरीस के फूल निबंध जो है यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कमल के फूल ये काव्य रचना है और यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी की मानी जाती है। कागज के फूल यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना भारत भूषण अग्रवाल जी की मानी जाती है। जूही के फूल एक एकांकी है और यह एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती है। गुलाब के फूल यह भी एक कहानी है। यह क्या है? एक कहानी है और यह कहानी उषा प्रियवंदा जी की मानी जाती है। नीम के फूल एक कहानी संग्रह है। यह कहानी संग्रह गिरिराज किशोर जी का माना जाता है। हो जाएगा यहाँ तक सभी को? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें ताकि नए साथी चैनल के साथ जुड़ सकें और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। आगे देखते हैं। आप इन्हें लगातार अध्ययन करोगे तो आपको ये सभी याद हो जाएगी। कुछ साथी अभी भी यह सोच रहे हैं कि जब पोस्टें आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप सभी अभी से अध्ययन करो, तब आपको परीक्षा की तैयारी होगी। यानी कि तब आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। आगे देखें। नंबर 9 पर रचना है हमारे पास जंगल के फूल। जंगल के फूल बहुत ही अच्छी रचना है। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 10 पर रचना देखते हैं। 10 पर रचना है हमारे पास दोपहरिया के फूल। दोपहरिया, दोपहरिया के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य है? इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 11 पर रचना है हमारे पास चिता के फूल। चिता के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य है? इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 12 पर रचना देखिए, बहुत ही अच्छी रचना है सेमल के फूल। सेमल, सेमल के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या है? एक
कहानी है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 13 पर रचना है हमारे पास सुबह के फूल। सुबह के फूल। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी संग्रह है। यह क्या है? एक कहानी संग्रह है। रचनाकार का नाम बताइए। बहुत अच्छे। नंबर 14 पर रचना है हमारे पास रक्त के फूल। नंबर 14 पर देखिए, रचना का नाम है रक्त के फूल। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। बहुत अच्छे। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 15 पर देखिए, रचना का नाम है सूल फूल। सूल फूल। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है? रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 16 पर देखिए, रचना है कर्ण फूल। कर्ण फूल। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। इन रचनाओं के उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। हाँ जी, इन्हें भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। जो साथी मुझसे अध्ययन कर रहे थे उन्हें याद होगा कि हमने किस प्रकार याद किया था। जंगल के फूल यह एक उपन्यास है और मैंने आपको याद करवाया था कि जंगल के फूल की क्या हो गई है? अवस्था हो गई है। आपने जंगल में फूल देखे होंगे और उन फूलों का कोई ना कोई राज होता है, क्योंकि उनकी अवस्था हो चुकी होती है। इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, किसी बात के साथ जोड़कर याद करवाया था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जंगल के फूल उपन्यास जो है राजेंद्र अवस्थी जी का माना जाता है। राजेंद्र राजेंद्र अवस्थी राजेंद्र अवस्थी जी का उपन्यास माना जाता है। आगे देखिए, रचना का नाम है दोपहरिया के फूल। यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम मैंने आपको याद करवाया था। उत्तर दीजिए। दोपहरिया के फूल कहाँ पर टंगे हुए थे? डाल पर। यह रचना किसकी हुई? डालमिया। पूरा नाम है दुर्गेश नंदिनी डालमिया जी। दुर्गेश दुर्गेश नंदिनी दुर्गेश नंदिनी डालमिया डालमिया जी। ओके जी, कर लोगे याद? दुर्गेश नंदिनी, नंदिनी कर लेना यहाँ पर। दुर्गेश नंदिनी डालमिया जी। आगे देखिए, चिता के फूल यह एक काव्य रचना है और मैंने आपको किस प्रकार याद करवाया था? चिता के फूल कहाँ रखे हुए थे? वृक्ष के नीचे। आ गया याद आप सभी को? यह रचना जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की मानी जाती है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की मानी जाती है। ओके जी,
राम वृक्ष बेनीपुरी जी की मानी जाती है। नंबर 12 पर रचना है सेमल के फूल। यह एक कहानी है। इस कहानी को मैंने आपको किस प्रकार याद करवाया था, आपको याद आ गया होगा। वेरी गुड। सेमल के फूल के क्या थे? कंडे थे, कंडे। कंडे से याद आ गया होगा आपको मारकंडे, यानी कि यह रचना किसकी है? मारकंडे, मारकंडे जी की रचना है। यह रचना किसकी है? मारकंडे जी की। सेमल के फूल कहानी जो है यह मारकंडे जी की है। आगे देखिए 13 नंबर पर रचना है सुबह के फूल। यह एक कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। सुबह के फूल, मैंने आपको क्या बताया था? सुबह के फूल हमें महेश को समर्पित करने हैं, यानी कि शिव को समर्पित करना है। सुबह के फूल कहानी संग्रह किसकी हुई? महीप सिंह जी की। महीप सिंह, महीप सिंह जी की। ओके जी। सुबह के फूल कहानी संग्रह जो है महीप सिंह जी का माना जाता है। रक्त के फूल एक काव्य है और यह काव्य, हाँ जी बिल्कुल सही, योगेश कुमार जी का है। रक्त के फूल योगेश कुमार जी का है। योगेश कुमार जी का है। आगे देखते हैं सूल फूल। यह एक काव्य है और सूल फूल काव्य जो है नरेंद्र शर्मा जी का माना जाता है। नरेंद्र शर्मा जी का माना जाता है। नंबर 16 पर रचना है करण फूल। यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना भी नरेंद्र शर्मा जी की मानी जाती है। नरेंद्र शर्मा जी की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, क्योंकि ये रचनाएं जो हैं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। और जब ये परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें डाउट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा और ये रचनाएं आपको याद हो रही होगी। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ कि कौन कौन सी और रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ओके जी। तो नंबर 17 पर देखते हैं। 16 तक हमने कर लिया। नंबर 17 पर रचना का नाम है मिट्टी के फूल। रचना का नाम है 17 नंबर पर मिट्टी के फूल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है? रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 18 पर देखिए। नंबर 18 पर हमारे पास रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, खादी के फूल। खादी के फूल। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। खादी के फूल एक क्या है? काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आप बताइए। नंबर 19 पर देखते हैं। रचना है
खादी के गीत। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी, इन रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। मिट्टी के फूल जो रचना है, वेरी गुड, यह रचना नरेंद्र शर्मा जी की मानी जाती है। नरेंद्र शर्मा जी की मानी जाती है। नंबर 18 पर रचना है खादी के फूल। यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना को मैंने आपको किस प्रकार याद कराया था, कैसे याद कराया था कि बचपन में बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं खादी के फूल। तो यह रचना किसकी हुई? हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की यह रचना है। आगे देखिए, खादी के गीत, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। खादी के गीत काव्य रचना सोहनलाल द्विवेदी जी की मानी जाती है। सोहनलाल द्विवेदी जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? यहाँ तक ओके? एक बार सभी साथी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। खादी के गीत सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। आगे देखिए, नंबर 20 पर रचना है हमारे पास काव्य निर्णय। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसकी विधा क्या है? काव्य। और रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 21 पर रचना है हमारे पास काव्य विलास। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 22 पर रचना देखते हैं, बहुत ही अच्छी रचना है, काव्य सिद्धांत। उत्तर दीजिए। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी, बताइए रचनाकार का नाम। बिल्कुल सही है। मैंने आपको याद कराया था कि काव्यकार निर्णय जो हैं, जो भिखारी होते हैं, वो बहुत ही जल्दी ले पाते हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो काव्य निर्णय रचना जो है किसकी है? भिखारी दास जी की। भिखारी दास जी की है। काव्य निर्णय, काव्य रचना जो है भिखारी दास जी की है। काव्य विलास, काव्य जो है, यह काव्य विलास रचना जो है प्रताप शाही जी की मानी जाती है। प्रताप शाही जी की मानी जाती है।
किसकी रचना है? प्रताप शाही जी की। काव्य विलास रचना जो है प्रताप शाही जी की है। आगे देखिए, अगली रचना है काव्य सिद्धांत। इस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बिल्कुल सही है, काव्य सिद्धांत सुरती मिश्र जी की है। सुरती मिश्र जी की यह रचना है। ओके जी, यहाँ तक सभी को कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखें तो नंबर 23 पर रचना है। नंबर 23 पर रचना देखिए। रचना का नाम है उद्धव उद्धव शतक। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 24 पर देखिए, इसी नाम से एक और रचना है उद्धव उद्धव शतक। इसकी विधा भी अगर हम देखें तो यह भी एक काव्य है। नंबर 25 पर बहुत ही अच्छी रचना है। इसी नाम से एक और रचना हमें मिलती है जिसका नाम है उद्धव शतक। तीनों रचनाओं के नाम जो हैं एक जैसे हैं। अगर हम तीनों की ही विधा की बात करें तो तीनों ही क्या है? काव्य है। अब यहाँ पर साथियों ध्यान देकर उत्तर दीजिए, क्योंकि यह तीनों रचनाएं जो हैं एक जैसे नाम से हैं और इनकी विधा भी एक जैसी है, लेकिन रचनाकार जो हैं अलग अलग हैं। तो तीनों के ही रचनाकार का नाम बताइए। ये रचनाएं जो हैं जब परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें डाउट हो जाता है। अगर ये रचनाएं परीक्षा में आएगी तो एक ही रचनाकार का नाम वहां दिया होगा। ओके जी, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर बाई चांस जब दो रचनाकारों के नाम आ जाते हैं और वह रचना जो दोनों रचनाकारों की है, तो हमें उस विकल्प को चुनना है जिस रचनाकार की जो रचना ज़्यादा प्रसिद्ध होगी, वह विकल्प बिल्कुल सही होगा। ओके जी, तो नंबर 23 पर जो रचना है उद्धव शतक, यह एक काव्य रचना है। और नंबर 23 पर उद्धव शतक जो है यह रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? मैं लिख देता हूं, जगन्नाथ जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की मानी जाती है। ओके जी, नंबर 24 पर जो रचना है उद्धव शतक, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की मानी जाती है। रमा रमा शंकर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की मानी जाती है। ओके जी, नंबर 25 पर जो रचना है उद्धव शतक, यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना बिल्कुल सही है, नंददास जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? नंददास जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? यहां तक ओके है जी सभी साथियों को? वेरी गुड। तो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे।
नंबर 26 पर रचना देखते हैं। नंबर 26 पर बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। झांसी की रानी। झांसी झांसी की रानी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 27 पर इसी नाम से हमें एक और रचना मिलती है जिसका नाम है झांसी झांसी की रानी। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह क्या है, एक उपन्यास है। यह क्या है, एक उपन्यास है। यानी कि हमें जो है झांसी की रानी एक काव्य रचना मिलती है और एक झांसी की रानी उपन्यास हमें मिलता है। दोनों के ही रचनाकार का नाम आप मुझे बताएंगे तो बताइए सभी साथी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं दोनों ही। यह दोनों रचनाएं जो हैं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है। झांसी की रानी काव्य या जो कविता है यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मानी जाती है। ओके जी। झांसी की रानी उपन्यास जो है यह उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी का माना जाता है। वृंदावन वृंदावन लाल वर्मा जी का माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं। नंबर 28 पर रचना है हमारे पास ममता। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या एक कहानी है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 29 पर इसी नाम से एक और रचना मिलती है ममता। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक कहानी है। ओके जी। नंबर 30 पर आज हमारे पास रचना है इसी नाम से ममता। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य है। यह क्या एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी। देखो रचनाओं के जंजाल में फंस रहे हैं। यह तीनों ही एक जैसे नाम हैं। दो की विधा एक जैसी है और एक की विधा काव्य है। उत्तर दीजिए। कुछ साथी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, यानी कि ठीक आंसर दे रहे हैं। वह लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही है। ममता पहली जो कहानी है यह जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। ममता दूसरी जो कहानी है यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। ममता काव्य जो है यह काव्य हरि कृष्ण प्रेमी
जी की रचना है। ओके जी, यहाँ तक ओके है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। ममता एक कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। ममता दूसरी जो कहानी है वह मुंशी प्रेमचंद जी की है। ममता काव्य जो है हरि कृष्ण प्रेमी जी का माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए और हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। इन रचनाओं को बार बार अध्ययन करने से आप याद कर सकते हो या ट्रिक से इन्हें याद कीजिए जैसे मैंने आपको आज बताया है। ओके जी, यह क्लास जो है हर शाम 6 बजे होती है, तो सभी साथी जुड़िए और चैनल के साथ नए साथियों को भी जोड़िए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि अन्य साथी भी इनका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।